मुद्दों को हम नहीं उठाते जो हमारे लिए, समाज के लिए बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं। तो केरल की कहानी इसीलिए मैंने आपको सामने रखी कि केरल जो आज डेवलप हुआ है उसमें बहुत बड़ा रोल जातिवार सर्वेक्षण का है, जिसको लोग नहीं जानते। लेकिन बिहार में आपने जातिवार सर्वेक्षण बना लिया, लगभग 1 साल होने वाले हैं, 1 साल होने वाले हैं ना। अक्टूबर नवंबर में वो सामने आया था, अक्टूबर में, और नवंबर में संभवतः वो टेबल किया गया था। इस बीच में क्या डेवलपमेंट हुआ बिहार में? तो आप चाहे सर्वेक्षण करा लीजिए, चाहे सर्वे कराइए, चाहे गणना करा लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? आप केवल एक चिंदी दिखाएंगे, एक कागज दिखाएंगे, ये हमने सर्वेक्षण करा लिया है, ये हमने सर्वेक्षण करा लिया है, तो हो क्या गया? जमीन पर क्या फर्क पड़ा उसका? क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि केरल की सरकार ने उस वक्त जो सर्वेक्षण कराया उसके दिमाग में ब्लूप्रिंट था कि हम क्या करेंगे। इस सर्वेक्षण का अचार नहीं डालेंगे। आपका प्रदेश अचार डाल रहा है सर्वेक्षण का। उन्होंने अचार डालने के लिए नहीं किया था, उन्होंने किया था उसको अमली जामा पहनाने के लिए कि क्या क्या करना है। अब सर्वेक्षण हुआ आपके प्रदेश में और तत्काल सरकार आ गई बीजेपी की सरकार बन गई। तो जो बीजेपी की सरकार नहीं भी बनती तो भी मेरा मानना है कि वो कुछ आगे बात नहीं बढ़ पाती, यकीनन ज़्यादा नहीं बढ़ती। अगर थोड़ी बहुत बढ़ती तो अच्छी बात है, मैं कल्पना नहीं करूँगा, कल्पना में केवल बात नहीं की जा सकती है। लेकिन ब्लूप्रिंट चूंकि आपके पास नहीं था तो आपने सर्वेक्षण तो कर लिया, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या पढ़ना चाहिए था? पढ़ना ये चाहिए था कि आपने कहा था कि इसको 9th शेड्यूल में डालो, 9th शेड्यूल में डालो। खासकर जो रिजर्वेशन का जो उन्होंने प्रावधान किया कि 65%, उन्होंने कहा कि 65% होना चाहिए, और ये बिल्कुल सही किया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आलोक में भी देखा जाए तो वो बिल्कुल सही है कि बिहार जैसे स्टेट में 65% रिजर्वेशन जायज़ है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने सर्वे नहीं कराया, केंद्र ने, राज्य ने कराकर दिखा दिया, उसके आधार पर उसने कहा 65 भी बल्कि कम है, तो अगर इतना बनता है तो आपने कहा कि भाई 9th शेड्यूल में डालो, वो आपकी सरकार है। नीतीश कुमार जी की पार्टी केंद्र में जो सरकार चल रही है उसमें बहुत महत्वपूर्ण है, इतनी महत्वपूर्ण है कि वो चाहे तो सरकार गिरा दे, लेकिन इसके बावजूद आप 9th शेड्यूल में डलवाने में अक्षम हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास संकल्प शक्ति नहीं है, बल्कि आपकी पार्टी में तो वही लोग घुसे हुए हैं जिनके आप गठबंधन सहयोगी हैं। अब इस पार्टी जेडीयू में कौन क्या है, किस विचारधारा का है, उसके नट बोल्ट कौन कस रहा है, नोबडी नोज। तो आप कैसे लड़ेंगे केंद्र से कि भाई हम 65% रिजर्वेशन को आप 9th शेड्यूल में डालो? तमिलनाडु ने तो डलवा रखा है, केरल ने कर रखा है, सभी स्टेट दक्षिण के हैं, कोई चैलेंज नहीं कर सकता क्योंकि 9th शेड्यूल में है, आपका 9th शेड्यूल में नहीं है। आपने कहा स्पेशल स्टेटस दो, वो भी नहीं मिला। आपने कहा 9th शेड्यूल में दो, वो भी नहीं मिला। तो ये जो खूबसूरत किताब जो निकली है, जो मेरे पास भी है, सामाजिक आर्थिक जातिवार सर्वेक्षण की बिहार के, उसका क्या मतलब है? वो केवल डेटा के लिए है। हमारे जैसे पत्रकार उसको देखकर अखबार में खबर लिखेंगे या लेख लिखेंगे या आपके सामने भाषण दे देंगे, लेकिन और उसका उपयोग क्या है बताइए? तो डेटा जब तक बदलाव के इस्तेमाल में ना आवे तब तक उस डेटा का कोई मतलब नहीं है। केरल ने डेटा का इस्तेमाल किया, कर्नाटक ने डेटा का इस्तेमाल किया, यहां तक कि और भी कुछ राज्यों ने डेटा का इस्तेमाल किया, लेकिन आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो राजनीति है, आपका जो सोच है, आपका जो जीवन दर्शन है, उसमें समाज में बड़े बदलाव का कोई स्वप्न नहीं है, आपके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। तो जगदेव प्रसाद जी और बीपी मंडल की जो इन्होंने बात की, जब तक उस तरह का कोई ब्लूप्रिंट नहीं होगा, जब तक आपके पास इस तरह का मिजाज नहीं होगा, तब तक आपके पास चाहे आंकड़ों की जितनी सारी किताबें आपके पास उपलब्ध हो जाएं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बिहार की सबसे बड़ी समस्या, और मेरे पास या किसी के पास भी कोई रेडीमेड आंसर नहीं है कि ये कब होगा, लेकिन बिहार की सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ लोग न्यायप्रिय हैं, न्याय चाहते हैं, लेकिन न्याय कैसे वो हासिल करें इसकी उनके पास कोई बेहतर स्ट्रेटजी नहीं है।
मैं तो कहता हूं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के मुकाबले बिहार के लोग ज़्यादा वाइब्रेंट हैं, ज़्यादा जीवंत हैं। वो सचमुच उनके अंदर न्याय की बहुत आकांक्षा है, लेकिन चीज़ें कहीं ना कहीं फंसी हुई हैं, क्योंकि जो नेतृत्व वो दे रहे हैं, जिन नेताओं को अपना नुमाइंदा बना रहे हैं, समस्या वहाँ है। और ये तब तक बनी रहेगी जब तक जनता जो है नेताओं को निर्देशित नहीं करती। अभी नेता जनता को निर्देशित कर रहे हैं। जनता जो चाहते हैं, आप उनको देखते हैं, बस चुपचाप उनको अखबारों में फ़ोटो देखते हैं, उनके भाषण पढ़ते हैं, उनके बयान देखते हैं, लेकिन जनता जब तक एम्पावर नहीं होगी कि वो अपने नेताओं को निर्देशित करे कि आप जरा बीच में बोलिए नहीं प्लीज़, एक्सक्यूज मी, आप बीच में प्लीज़ ना बोलिए, अगर बोलना हो तो प्लीज़ बाहर चले जाइए। तो क्योंकि बहुत आपके सामने मैं शिद्दत के साथ अपनी बात कह रहा हूँ, आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ वो सुने और नहीं सुने तो आप बाहर जाकर बात कीजिए, यू आर फ्री। तो मेरा ये कहना है कि ऐसी स्थिति में बिहार की जो समस्या है कि इतने डॉक्यूमेंटेशन के बाद भी जो इतना पैसा खर्च करके किया गया है, 1 साल पूरे हो रहे हैं, क्या मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके प्रदेश में कहीं से आवाज़ उठी कि इस डॉक्यूमेंट के बारे में क्या आपने किया? बीजेपी लैंड सर्वे करवा रही है, बीजेपी की सरकार, ये बीजेपी की सरकार है, तो लैंड सर्वे करा रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्यों करा रही है? व्हाट इज द एजेंडा ऑफ दिस लैंड सर्वे? मैं पढ़ता रहा लगातार कि व्हाट इज द एजेंडा ऑफ दिस लैंड सर्वे, देयर इज नो ब्लूप्रिंट। एक सर्वे पूर्णिया कटिहार इलाके का जगन्नाथ मिश्रा जी जब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त हुआ था, और जहां तक याद आ रहा है कमिश्नर थे एके सरकार, एक बहुत ही सुयोग्य अधिकारी थे, आई थिंक उनका नाम ये इसी तरह का था। मिस्टर सरकार थे, एके थे या एसके थे, मैं याद नहीं आ रहा, लेकिन मिस्टर सरकार थे कमिश्नर। उन्होंने सर्वे कराया पूर्णिया कटिहार पूरे इस इलाके का, और बिहार के सबसे अधिक बड़े लैंडलॉर्ड इसी इलाके में पाए गए, और इसके बाद मुजफ्फरपुर से चंपारण के बीच में पाए गए। मैंने जो किताब लिखी थी 91 में बिहार का सच, उस किताब में 500 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन रखने वाले लोगों की एक सूची मैंने दर्ज की है, जो बिहार सरकार के जो दफ्तर हैं, उन दफ्तरों से मैंने हस्तगत किया था। और उसमें तब के एक बहुत बड़े IAS अधिकारी जो बिहार के डिप्टी चीफ सेक्रेटरी बने थे, केबी सक्सेना, उन्होंने मेरी बड़ी मदद की थी। तो उसमें मैंने पाया कि कटिहार और पूर्णिया इन इलाकों में सबसे बड़े बड़े पूंजीपति जमींदार हैं। तो क्या वो सर्वे काम नहीं आया? सर्वे कराना, डॉक्यूमेंटेशन करना, आंकड़े इकट्ठा करना बिहार में बहुत होता रहा है, लेकिन काम करना, अमली जामा पहनाना, कहीं ना कहीं गाड़ी वहीं फंस जाती रही है। और ये इसलिए फंस जाती रही है क्योंकि लीडरशिप के पास ब्लूप्रिंट नहीं है, लीडरशिप के पास विजन नहीं है। तो एक लंबे समय तक विजन नहीं था, क्योंकि उनका विजन था केवल अपने वर्ग को संपुष्ट करना, उनको मजबूत करना, क्योंकि अब बहुत लंबे समय तक यहाँ एक ही तरह के वर्ग, एक ही तरह के वर्ण के लोग चीफ मिनिस्टर होते थे। लेकिन वो सिलसिला 90 के बाद टूटा। तो जब 90 के बाद टूटा वो सिलसिला, तो क्यों आगे नहीं बढ़ पाया? बहुत बड़ा प्रश्न यह है। आप कहते हैं सामाजिक न्याय की सरकार, आप कहते हैं कि पिछड़ों की सरकार, ठीक है, कुछ हुआ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हुआ, कुछ चीज़ें बदली, लेकिन इतनी तो नहीं बदली जिसे हम बदलाव कह सकें। अगर इतनी चीज़ें बदली होती तो सर्वेक्षण के नाम पर हाई कोर्ट में जो दलील देने वाले लोग हैं, जो वकील लोग हैं, वे सारे एक ही वर्ण और एक ही तरह के ना होते। क्यों नहीं दलित जो हैं जज बने? क्यों नहीं पिछड़े जो हैं बड़े एडवोकेट बने? क्यों नहीं पिछड़े और दलित ज़्यादा प्रोफेसर बने? क्यों नहीं वे ज़्यादा जर्नलिस्ट बने? क्यों नहीं वो अखबार निकालने वाले पैदा हुए? क्यों नहीं वो टेलीविज़न में आए? आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि बिहार में कितने बड़े संपादक हैं जो दलित, आदिवासी, ओबीसी कम्युनिटी के हैं, ट्राइबल कम्युनिटी के हैं। चलो ट्राइबल यहाँ कम है, झारखंड में ज़्यादा हो गए। तो तमाम सरकारों में इतना परिवर्तन है, 90 के बाद हर चीफ मिनिस्टर पिछड़े वर्ग का है, लेकिन पिछड़े वर्ग का, दलित वर्ग का, उत्पीड़ित समाज का न तो कोई बड़ा जज दिखाई देता है, न बड़े बड़े वकील दिखाई देते हैं। तो इस सरकार की केसेस भी कौन लोग लड़ते हैं? जाति सर्वे का जो मामला हाई कोर्ट में डिसमिस किया गया, उसमें जो आर्गुमेंट दिए गए, वो आर्गुमेंट बनाता कौन है?
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप क्या मेरी बात समझ रहे हैं? जो जातिवार सर्वे के पक्ष में कोर्ट में दलीलें दी जा रही हैं, उन दलीलों को बनाने वाले कौन लोग हैं? चीफ मिनिस्टर तो नहीं जाता दलील देने कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, वहां कौन वकील हैं? मेरा यह कहना है कि जब तक आपके बीच से अटॉर्नी नहीं पैदा होंगे, जब तक आपके बीच से एडवोकेट बड़े नहीं पैदा होंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हों, जब तक आपके बीच में बड़े प्रोफेसर नहीं पैदा होंगे, जब तक आपके बीच से बड़े लेखक नहीं पैदा होंगे, जब तक आपके बीच से बड़े संपादक नहीं पैदा होंगे, जब तक आपके बीच से कलाकार नहीं पैदा होंगे, जब तक आपके बीच से अभिनेता नहीं पैदा होंगे, तब तक 65-70% लोगों के नाम पर राजनीति बाजी चलती रहेगी, लोग नेता बनते रहेंगे, लेकिन समाज धीरे धीरे चलता रहेगा। कोई चपरासी बनेगा, कोई क्लर्क बनेगा, कोई मास्टर बनेगा, कोई बीच में प्रोफेसर भी बन जाएंगे, लोग मरते रहेंगे, लोग जूझते रहेंगे, समाज बदलेगा नहीं। जैसा केरल बदला, जैसा कर्नाटक भी बदला, जैसा तमिलनाडु भी बदला। आप देखिए तमिलनाडु को, देखिए जाकर, आप गए हैं तमिलनाडु? कितने लोग गए हैं तमिलनाडु? हाथ उठाइए। बहुत कम लोग। वहाँ ट्रांसपोर्ट बिजनेस से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन का बिजनेस भी संभालने वाले कौन लोग हैं? वे लोग हैं जो मेहनत कश लोग हैं, जिनके पूर्वजों ने काम किया है, जिन्होंने बराबरी की कोशिश की है। और इसीलिए दिल्ली वालों को तमिलनाडु की सरकार बहुत खराब लग रही है। मैं ठीक है, उनकी सरकार में भी कमियां होंगी और एक जर्नलिस्ट के तौर पे मैं कमियां निकाल सकता हूं, लेकिन ले देकर जो डेवलपमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग में तमिलनाडु का जो आप देखिए रिकॉर्ड कितना शानदार है। तमिलनाडु का रिकॉर्ड में मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में जबरदस्त है। कर्नाटक का उसी तरह से है। कर्नाटक को किसने बड़ा बनाया? क्या येदियुरप्पा ने बनाया? बीजेपी की सरकार ने बनाया? इट वॉज देवराजर्स गवर्नमेंट। देवराजर्स गवर्नमेंट आई, 2 बार रहे और ज्यादा वो लंबा उनका कार्यकाल नहीं था। माननीय नीतीश कुमार का तो न जाने कब से कब तक है, कितना लंबा है, लेकिन देवराजर्स के पास कम समय था। लेकिन देवराजर्स ने लैंड रिफॉर्म्स किया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की, और जो आज पूरे देश में आईटी हब बना हुआ है, टेक्नोलॉजी का जो हब बना हुआ है बेंगलुरु, वो देवराजर्स के कार्यकाल में शुरू हुआ था। तो ये काम था देवराजर्स का। देवराज दलित नहीं थे, देवराज अत्यंत पिछड़ी बिरादरी के भी नहीं थे, लेकिन एक ब्लूप्रिंट था। क्यों? क्योंकि विकास जब भी किसी स्टेट का आप करेंगे, अगर आप सबसे पिछड़े, सबसे उत्पीड़ित लोगों के साथ नहीं खड़े होंगे तो आप राज्य का विकास नहीं कर सकते। आप कांग्रेसी हों, आप चाहे जनता दल के हों, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के हों, आपको ऑनेस्ट बनना पड़ेगा कि जो दलित है, जो आदिवासी है, जो ओबीसी है, अगर गरीबी 90% से ज़्यादा इन लोगों में है तो आप उनको पहले लेना पड़ेगा, प्रायोरिटीज लेनी पड़ेगी। नेहरू पीरियड में स्पेशल कंपोनेंट प्लान बना था। स्पेशल कंपोनेंट प्लान जो है ट्राइबल्स और एससीज के लिए था। वो एक अच्छी स्कीम थी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि सरकार ने उस समय सोचा कि भाई ये भी करना चाहिए था, ये करना चाहिए, तभी तरक्की होगी और फिर डेवलपमेंट। कोई भी बड़ा मुल्क भारत जैसा दलित, आदिवासी, ओबीसी को इग्नोर करके समृद्ध बन ही नहीं सकता। भारत को समृद्ध बनाना है, विकसित राष्ट्र बनाना है, तो मोदी की तरह केवल झूठी बयानबाजी करके नहीं आप बना सकते। आप ये नहीं कर सकते कि विकसित भारत, अरे वो जानता ही नहीं कि विकसित भारत क्या कहते हैं, विकसित राष्ट्र किसे कहते हैं। विकसित राष्ट्र तो तब बन सकता है ना जब परचेजिंग पावर आपकी बढ़ेगी, जब जो न्यूनतम, जिनके पास सबसे कम पैसा है, सबसे कम जायदाद है और जिनके पास सबसे अधिकतम है, उनके बीच में जो गैप है वो कम होगा। लेकिन अपने पास क्या है? अभी आप आज देखिए लेटेस्ट जो है, जो अपने देश में 5% लोग, 5 केवल 15 नहीं, 5% लोगों के पास भारत की 60% वेल्थ है। 60% वेल्थ जो है सिर्फ 5% लोगों के पास है। 10% लोग पहले 77% संपत्ति के मालिक थे, अभी 5% लोग 60% वेल्थ के मालिक हो गए हैं। 87% से ज़्यादा इस देश में जो हेल्थ सेक्टर है वो प्राइवेटाइज किया जा चुका है। और ये आंकड़ा मैं दे रहा हूँ 2019 का। 2019 का आप सोचिए,
एक आदमी को बीमारी होती है, किसी साधारण आदमी को, उसका पूरा परिवार और गरीब हो जाता है। लेकिन लोग खुल देते, हमारे यहाँ प्राइवेट पारस अस्पताल खुल गया, ये खुल गया, वो खुल गया। उनको नहीं मालूम है कि ये विकास नहीं है। विकास ये है कि जब आपके हर अनुमंडल में एक रेफरल अस्पताल खुले और वहाँ 10 डॉक्टर हों और वहाँ 60 बेड हों, आपके पास बेहतर स्कूल हों, गरीबों के बच्चे टाई लगाकर जाते हैं, 200 रुपये फीस उनकी लगती है या 300 रुपये स्कूल में। वो डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट वो है जब सरकारी प्राइमरी स्कूलों में बच्चे जाते हैं और उनको फीस नहीं देनी पड़ती है और उनको खाना भी खाने को मिलता है। ये डेवलपमेंट है। लेकिन वो डेवलपमेंट को ख़त्म किया जा रहा है। सिर्फ राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, अनेक जो स्टेट मध्य भारत के हैं और पश्चिम भारत के, वहाँ पर हजारों हजार प्राइमरी स्कूल बंद किए गए या मर्ज किए गए या प्राइवेटाइज किए गए, लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं उठी। छिटपुट केवल छिटपुट धरना प्रदर्शन थोड़ा बहुत हुआ, बहुत मामूली। तो मेरे को लगता है कि हमारे देश के जो हुक्मरान हैं, जो बड़े पॉलिटिशियन हैं, उनके पास ब्लूप्रिंट की कमी है। ब्लूप्रिंट की कमी क्यों है? विजन की कमी क्यों है? क्योंकि उन्होंने गरीबों के लिए सोचना बंद कर दिया। एक दौर था जब कांग्रेस के नेताओं में भी गरीबों को सोचने का एक विचार था। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं था। अगर ऐसा नहीं होता तो इंदिरा गांधी ने प्रीव्यू पर्स क्यों ख़त्म किया? इंदिरा गांधी ने राजाओं को दिया जाने वाला प्रीव्यू पर्स ख़त्म किया था। कोयला का और कोयला सेक्टर का उन्होंने नेशनलाइजेशन किया था, राष्ट्रीयकरण किया था। इसके अलावा तमाम क्षेत्रों में कहीं भी उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को घुसने नहीं दिया। लेकिन आज चाहे सरकार कांग्रेस की बने चाहे बीजेपी की, उनकी आर्थिक नीतियों में कोई बुनियादी फर्क नहीं है। डिसइन्वेस्टमेंट सबके लिए है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं साहब हम ऐसा नहीं करेंगे, तो देखना होगा कि वो वाकई करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि जातिवार जनगणना हम कराएंगे। लेकिन जयराम रमेश उन्हीं की पार्टी के बड़े नेता हैं, हमारे मित्र भी हैं, वो कहते हैं कि ओबीसी की गिनती करा लो केवल। अरे क्यों ओबीसी की गिनती कराओगे भाई? पूरी जातिवार जनगणना कराओ, जिसमें ब्राह्मण की गिनती हो, जिसमें ओबीसी की गिनती हो, जिसमें सभी प्रमुख जातियों की गिनती हो। वो कहते हैं कि 2011 में हमने जातिवार जनगणना कराई थी और हमसे बड़े बड़े नेता भी बिहार के पूछे कि जातिवार जनगणना तो कराई गई थी, आंकड़े केवल पब्लिक नहीं किए गए थे। आपको याद होगा 2015 में बड़े बड़े बिहार के नेताओं ने कहा था जातिवार जनगणना के आंकड़े पब्लिक करो। जातिवार जनगणना हुई ही नहीं 2011 में। 2011 की जनगणना जो है बगैर जाति गणना के हुई थी। जब हंगामा मचा तब जाकर, क्योंकि 2008 से लेकर 2010 के बीच में भारत की पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर जितनी बार जनगणना में जातियों का सर्वे कराने की बात उठी, हर समय यूपीए की सरकार ने, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, जितने नेता थे, पी चिदम्बरम जो होम मिनिस्टर था, सभी लोगों ने कहा कि जातिवार जनगणना कराई जाएगी। ये रिकॉर्ड पे आ गया। लालू प्रसाद, रामविलास जी, शरद यादव, जितने नेता थे, सबने कहा जातिवार जनगणना कराना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने नहीं कराई। ये सब लोग सरकार में थे, नहीं कराई। तो इन लोगों के दबाव में आकर फिर उन्होंने 4,600 करोड़ रुपया खर्च करके एक अलग से सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराया। और वो सर्वेक्षण 2011 के बाद हुआ कंप्लीट, जनगणना पूरी होने के बाद। दूसरी बात कि जो जनगणना की जाती है वो राष्ट्रीय आयुक्त जनगणना के जो होते हैं उनके कार्यालय से होती है। उस समय जो आयुक्त थे मिस्टर चंद्रमौली थे, और स्वयं चंद्रमौली साहब को जब मैं राज्यसभा टीवी का एडिटर था, मैंने अपने एंकर और अपने रिपोर्टरों के जरिए उनसे बात करवाई और मैंने जानना चाहा कि सच्चाई क्या है। उन्होंने कहा कि नो, जातिवार जनगणना नहीं है ये जो हम जो करा रहे हैं। और बाद में जो सर्वे आया, दरअसल तब पता चला जब मैंने पढ़ा उसको, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स, कि वो दरअसल ग्रामीण विकास मंत्रालय और नगर विकास मंत्रालय के तत्वावधान में कराया गया था सर्वे। उसका राष्ट्रीय आयुक्त जनगणना कार्यालय से कोई रिश्ता ही नहीं था। तो जब जातिवार आप जब जनगणना कराएंगे और वो राष्ट्रीय आयुक्त के कार्यालय से नहीं है तो वो जातिवार सर्वेक्षण नहीं माना जाएगा। आप समझे ना जो मैं कह रहा हूँ? तो ये बहुत बड़ा पेंच है
कि कैसे ओबीसी के नेताओं को, दलित वर्ग के नेताओं को यूपीए सरकार ने भी बेवकूफ बना दिया। ये लोग कहते रहे कि जातिवार जनगणना हो, लेकिन सिर्फ दो लोगों ने, एक का नाम पी चिदम्बरम, दूसरे का नाम प्रणब मुखर्जी, इन दोनों ने ऐसा बेवकूफ बनाया। सारे बड़े बड़े नेताओं को, यूपीए में जितने ओबीसी नेता थे, इनको पता ही नहीं चला कि जनगणना नहीं हो रही है जातिवार, और जनगणना जातिवार सोच करके वो चुपचाप बैठे रहे। और बाद में जब जनगणना हो गई तब पता चला कि माई रे, ये तो जनगणना हुई ही नहीं। और अंत में क्या हुआ, एक 4,600 रुपया 600 करोड़ खर्च करके और अपना काम धंधा किया गया। ये एनजीओ के जरिए किया गया। अब उस एनजीओ में ग्रामीण विकास मंत्रालय और नगर विकास मंत्रालय ने अपने लोगों को कितना मोबिलाइज किया होगा आप सोचिए। और अपने लोगों में कौन थे, उसमें दलित, आदिवासी, ओबीसी इक्का दुक्का रहे होंगे। तो ये जो समाज है पूरा का पूरा, वो एक रैकेट, ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई रैकेट चला रहा है। इस देश को कहने के लिए तो एक संविधान है, एक वैधानिकता है, कहने के लिए तो हम एक विधान से चल रहे हैं, लेकिन सच ये है कि जो जैसे चाहता है वैसे नचा देता है, क्योंकि उसके पास बुद्धि है, बुद्धि विद इन द कोर्ट। जो बुद्धि चाहती है कि समानता ना आए। भारत का संविधान क्या कहता है? भारत का संविधान कहता है, अब आप सोचिए, भारत का संविधान कहता है, आपने टांग रखा है यहाँ उद्देशिका, यस, यहाँ भी टांग रखा है आपने, लेकिन मैं आपको बता दूं, तब मैं अभी 10 मिनट और बोलेंगे। पर देखिए, एक बात है कि कहता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय दिलाने के लिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय। दूसरा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तीसरा है प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए। ये सब चीज़ें आपके उद्देशिका में है। अब आप बताइए, जो भी सरकार नीतियां बना रही है, उन नीतियों में क्या इनका पालन